हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं जो जेसीईआरटी के द्वारा रिलीज किए गए हैं या फिर बोले तो जैक बोर्ड के द्वारा जो रिलीज किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 30 टू 35 क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग पेशेंस रखिए और कंसंट्रेशन बनाए रखिए और पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। इससे जितने रिलेटेड एमसीक्यूज हैं सब आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो देखिए, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड नहीं होता है? ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक चार्ज जो कि आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ए चार्ज एट रेस्ट, हाँ, जो चार्ज ए रेस्ट पोजिशन में होता है वो सिर्फ, अगर ये चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, कोई एक करंट कैरिंग कॉइल है, इस प्रकार से एक मान लेते हैं आपका एक करंट कैरिंग कॉइल है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है, एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। इफ एरिया ऑफ द कॉइल इज ए, अगर इसका एरिया कितना है आपका ए है पूरा, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एम, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर एम है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो कितना करंट इसका कॉइल के थ्रू फ्लो होगा उसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट का वैल्यू निकालिएगा तो करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? करंट इक्वल टू आ जाएगा एम बाई ए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एरिया, तो एम बाई ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। ठीक है, कोई एक मूविंग चार्ज है। ठीक है, कोई एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करता है? तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि आई एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, कोई एक वायर है, मान लेते हैं इसका एल लेंथ है, और इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम लोग रख दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख दिए। ठीक है, तो वर्क डन ऑन इट, तो इस पे कितना वर्क डन होगा? तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, जैसे कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है? उस पर फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है उस पर। ठीक है, आई एल बी साइन थीटा, और थीटा क्या है आपका? एल और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एल है वो इस डायरेक्शन है और बी जो है वो भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा आपका जीरो हो जाएगा, और थीटा जीरो हो जाएगा तो आपका साइन जीरो बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन जीरो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जब फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज भी किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं करता है। ठीक है, द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सही बात है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग आमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, और वोल्टमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला नंबर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए सेवन नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, सेवन नंबर, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो कोई एक अल्फा पार्टिकल है जो फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, और इसको अगर आप लोग
क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कीजिएगा तो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। थीटा क्या है आपका, वी और बी के बीच का एंगल है। तो अगर अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है तो वी और बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0, तो फोर्स कितना लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यही वाला क्वेश्चन है कि ये चार्ज पार्टिकल है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो देखिए जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है, क्यू वी साइन थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और थीटा क्या है, v और b के बीच का एंगल है, मतलब वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल है। कहने का मतलब जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इट विल मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नंबर हो जाएगा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या लगेगा आपका, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है, 9th नंबर देख लीजिए, द रेसिस्टेंस ऑफ ए गैलोमीटर इज आर जी, रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर इज आर ए एंड रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज आर वी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो किसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही एक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि आमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं सीरीज है तो आमीटर को हम लोग किसमें कनेक्ट कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो आमीटर का जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यह बहुत कम होता है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रहता है। अगर इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो सीरीज में कनेक्ट हुआ है और इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इससे करंट ड्रॉप कर जाएगा, मतलब ये करंट का एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। इसीलिए आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको बहुत कम रखा जाता है ताकि ये जो करंट फ्लो हो रहा है सीरीज के थ्रू उस करंट को ये अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, मतलब करंट को वो चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो करंट के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो आमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस को बहुत ही लो रखा जाता है या बहुत ही कम रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं मतलब मान लेते हैं सर्किट है और वोल्टमीटर को इस प्रकार से हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसका रेसिस्टेंस को हम लोग बहुत हाई रखते हैं। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस को बहुत हाई क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं करंट इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इधर अगर हम लोग को हाई रेसिस्टेंस कर देंगे वोल्टमीटर का तो करंट के लिए इधर हाई रेसिस्टेंस पाथ हो जाएगा और करंट जो होता है वो लो रेसिस्टेंस पाथ से वो फ्लो करता है। ठीक है, तो वो हाई रेसिस्टेंस पाथ की ओर जाना नहीं चाहेगा तो वो लो रेसिस्टेंस पाथ को चूज करेगा और इसके थ्रू ये फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वोल्टमीटर जो है मतलब सर्किट में वोल्टेज को वो एक्यूरेटली मेजर कर पाता है। ठीक है, इसीलिए वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस को क्या किया जाता है, हाई रखा जाता है और आमीटर का रेसिस्टेंस को बहुत ही लो रखा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए वोल्टमीटर का सी नंबर, देखिए वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है और आमीटर का रेसिस्टेंस सबसे कम है, गैलोमीटर का रेसिस्टेंस उसके बीच में होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए इसको कोर्स से पढ़िएगा कौन सा इनकरेक्ट है बोल रहा है। तो रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडल अमीटर इज इनफाइनाइट। तो आइडल अमीटर का अभी हम बताएं कि अमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, तो अगर आइडल अमीटर लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनफाइनाइट बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है। रेसिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज 0, ये वाला ये सही बोल रहा है। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम व्हेन इट्स प्लेट इज पैरेलल टू द फील्ड, ये भी सही है। और मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द करंट, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट को कौन डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको कौन डिस्कवर किया था, उसको फेराडे ने डिस्कवर किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का जो सेकंड लॉ। ठीक है, और ऑस्टर्ड ने आपका डिस्कवर किया था ये मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया था कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कंपास का जो एक्सपेरिमेंट किया था इसने। और मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है, किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे, इसको कौन कौन ने किसने डिस्कवर किया था, फैराडे ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 5th नंबर अब आते हैं,
12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ए प्रोटोन इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 5 टेस्ला दिया हुआ है, विद वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, 4 इंटू 10 टू द पावर 7 दिया गया है। एट राइट एंगल टू द फील्ड, और फील्ड के राइट एंगल मतलब थीटा आपका कितना है, 90 डिग्री है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटोन, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोटोन पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू भी क्रॉस बी, इतना फोर्स लगता है आपका, ठीक है। तो प्रोटॉन आपका अगर इंटर करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्यू भी क्रॉस बी है तो ये क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये क्यू भी बी हो जाएगा, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, 10 टू द पावर -19। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर 7। और बी मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना दिया गया है, 5 टेस्ला, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 5 जा 20, और 20 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 इंटू 10 टू द पावर -19 और 7, ये हो जाएगा आपका -12, ठीक है। और इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11 इतना न्यूटन लगेगा फोर्स, ठीक। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टू लॉन्ग पैरेलल वायर ईच अदर पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। दो लॉन्ग आपका पैरेलल वायर है, ये दोनों आपका कितना का करंट कैरी कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और इनको एक दूसरे से कितना दूर रखा गया है, 1 मीटर दूर रखा गया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। ये आपका टू कंडक्टर वाला टू स्टेट वायर को जब हम लोग सामने रखते हैं, डी डिस्टेंस से अपार्ट कर देते हैं और उसमें दोनों में करंट फ्लो कराते हैं, तो अगर डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में सेम रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है दोनों वायर में तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो कितना फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, ठीक है। इतना फोर्स लगता है आपका पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आप लोग फॉर्मूला से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका फोर्स निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि म्यू नोट बाई जो 4 पाई होता है इसका वैल्यू आपका 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक है। तो म्यू नोट बाई 2 पाई है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका वैल्यू को पुट कर सके, ठीक है। तो ये नीचे 4 पाई हो जाएगा ये वाला, और ये हो गया आपका म्यू नोट, तो म्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना पुट कर दिया, 10 टू द पावर -7 पुट कर दिया, ठीक है। आगे में 2 है तो 2 इंटू, ठीक है, I1 और I2 का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर करके है, और D का भी वैल्यू कितना है, 1 है, तो आपका कितना निकल गया फोर्स, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन फॉर द लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो लोरेंज फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो लोरेंज फोर्स किसको बोलते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण इस पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो दोनों दोनों के कारण जो कंबाइंड फोर्स लगता है उसको हम लोग लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो लोरेंज फोर्स क्या हो जाएगा, लोरेंज फोर्स जो लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लग रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोरेंज फोर्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, यही लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका कितना फोर्स लगेगा, क्यू भी क्रॉस बी, इतना फोर्स लगेगा। क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, वेक्टर के टर्म में लीजिए, क्यू को अगर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस भी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू ई भी क्रॉस बी, सी नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। इसका सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए करंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो ये वायर सावर्ट्स लॉ से क्वेश्चन है, जैसे आपका मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर है आई, किसी एक पॉइंट इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो यहाँ से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा ये हम लोग बायोट सावर्ट्स
लॉ से हम लोग बताते हैं। और ये कितना फील्ड होगा, ये फील्ड होता है म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, इतना फील्ड होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लोग को दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आर स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर ये तो आपका जो बार्ट-सावर्ट्स लॉ का ये आपका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म हो गया। इसी बार्ट-सावर्ट्स लॉ को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू ये म्यू नोट बाई 4 पाई और ये हो जाता है आई और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, और नीचे में आपका आर क्यू होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, जैसे सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं। ये म्यू नोट बाई 4 पाई हो गया आपका आई, डीएल क्रॉस आर है तो ये क्या हो जाएगा, डीएल इंटू आर और क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और नीचे में क्या आ गया, आर क्यू। ठीक है, ये आर और आर क्यू कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो देखिए उतना ही आ गया, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर में जितना मैग्नीट्यूड में वैल्यू था उतना ही आ गया। तो ये इसका आपका वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, ये बार्ट-सावर्ट्स लॉ का आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है। तो जो नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 वही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट बार्ट-सावर्ट्स लॉ। तो ये वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डी नंबर देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी एज कितना होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नोट का आपका डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है c इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इससे इजी पड़ेगा आप लोग को। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला से आप लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम इससे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो सी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको निकलेगा इसे कूलम लॉ से, एफ इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट लिखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लाइए, फोर्स को इधर लाइए, तो एप्सिलॉन नॉट को उधर लेंगे, फोर्स को इधर लेंगे तो 1 बाई 4 पाई एफ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखिए, ये 1 बाई 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT इनवर्स 2 और Q1 Q2 Q का जो डायमेंशन होता है वो AT होता है, तो 2 Q है तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा L स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखिएगा तो कितना निकलेगा, M ऊपर ले जाएंगे तो M का इनवर्स हो जाएगा L और L स्क्वायर, L क्यूब हो गया तो ऊपर ले जाएंगे L का पावर माइनस क्यूब हो जाएगा। T आपका -2 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ऊपर में A स्क्वायर है। ठीक है, अब इसी डायमेंशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट इक्वल टू 1 बाई सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का क्या होता है L T इनवर्स। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका स्क्वायर है मतलब L का भी स्क्वायर आ जाएगा और T का इनवर्स 2 हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपका क्या आ गया, M इनवर्स L का पावर -3 T का पावर 4 और A का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1 बाई L स्क्वायर और L का पावर -3 मतलब L का पावर -1। ठीक है, T का पावर -2 T का पावर 4 तो T का स्क्वायर हो जाएगा, M इनवर्स है, M का इनवर्स आ गया, उसके बाद A स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये M ऊपर चल जाएगा, फिर L ऊपर चल जाएगा, T का इनवर्स 2 हो जाएगा और A का भी इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, म्यू नोट का डायमेंशन ML T इनवर्स 2 A इनवर्स 2, हाँ A नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द मूविंग कॉइल गैलोमीटर इज इंक्रीज इज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी का बात कर रहा है कि अगर हम लोग जो मूविंग कॉइल किलोमीटर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो उसका करंट सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो मूविंग कॉइल किलोमीटर के लिए
आप लोगों को पता होगा कि मूविंग कॉइल कैलरीमीटर में जब हम लोग उसको मूविंग कॉइल कैलरीमीटर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कॉइल पे जितना टॉर्क लगता है वो उसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के बोलते हैं, ठीक है। जो टॉर्क का जो वैल्यू होता है एन आई ए बी होता है, और यहाँ से आपका हो गया के फाई, तो यहाँ से आपका डिफ्लेक्शन फाई जो आता है वो होता है एन आई ए बी बटा के आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है। और करंट सेंसिटिविटी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट जो मेरा वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, ये जो वैल्यू आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आई को इधर लाएंगे, आई को इधर ले आएंगे तो 5/I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी बाई के आ जाएगा, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी देखिए एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एन को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका पहला नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा ए। 19 नंबर देखिए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बेबर के टर्म में दिया हुआ है, मतलब बेबर किसका यूनिट होता है, बेबर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो इसका यूनिट हो गया बेबर, मैग्नेटिक फील्ड का निकलना यूनिट, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से क्या यूनिट आ गया, बेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए बेबर पर मीटर स्क्वायर, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ देखिए ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी नंबर, ठीक है। एम्पियर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, जैसे आपका कोई एक इस करंट वायर है, ठीक है, यहाँ से आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यदि हम लोग किसी एक लूप के अलोंग, हम लोग किसी लूप के अलोंग अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं, अगर हम लोग किसी लूप के अलोंग अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल करते हैं, तो जो ये रिजल्ट आएगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द लूप, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट या नेट करंट इनसाइड द लूप, ठीक है। ये आई नेट के बराबर होता है, मतलब लूप के अंदर जितना नेट करंट है उतना के बराबर हो जाता है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल मतलब बी डॉट डीएल, मतलब लाइन इंटीग्रल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग लेंथ के अलोंग क्या कर रहे हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। तो आपका ये आता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन एन आमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, ठीक है। जब आमीटर को हम लोग शंट कर देते हैं तो इसका मेजरिंग रेंज क्या होता है, मतलब कि मतलब जो करंट को मेजर कर रहा है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग को पता है कि आमीटर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग गैलोमीटर को जब हम लोग गैलोमीटर से कोई एक शंट रेसिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, गैलोमीटर से हम लोग क्या कर देते हैं, शंट रेसिस्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग किसी एक गैलोमीटर को शंट से कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू को जितना ज्यादा डिक्रीज करेंगे, देखिए शंट रेसिस्टर हम लोग क्यों कनेक्ट कर दिए हैं क्योंकि शंट जो रेसिस्टर होता है इसका जो वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और गैलोमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम लोग करंट यहाँ से फ्लो करवाएंगे और तो करंट को जाने के लिए दो पाथ मिलेगा, एक गैलोमीटर पाथ और एक गैलोमीटर वाला पाथ और एक शंट रेसिस्टर वाला पाथ, ठीक है। तो जब वो गैलोमीटर वाला पाथ से जाएगा तो उसको ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा तो उधर से जाना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो शंट रेसिस्टेंस से होकर जाता है, ठीक है। और शंट रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टर होता है वो बहुत ही कम होता है, रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो ये करंट को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं करंट का, ठीक है। तो इसका वैल्यू जितना कम होगा करंट का जो मेजरमेंट करेक्ट मेजरमेंट होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब हम लोग आमीटर को शंट करते हैं तो इसका मेजरिंग रेंज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन इंटर परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे जब इलेक्ट्रॉन है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो किस पाथ में मूव करेगा, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा।
जैसे मान लेते हैं आपका ये बी वेक्टर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है, किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन पर अभी जितना फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, इलेक्ट्रॉन पर अभी कितना फोर्स लगेगा, क्यू भी साइन थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, तो इतना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, ये फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसको क्या करेगा, ये सर्कुलर डायरेक्शन में, इस प्रकार सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करा देगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का आपका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो किसी भी फॉर्मूला से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे कोई एक करंट कैरिंग वायर है जिसका एल लेंथ है, इसको हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा लगता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे इस पे कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा फोर्स लगता है। तो यहाँ से हम बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा एफ बाई आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो एफ का आपका डायमेंशन क्या हो जाता है, एम एल टी इनवर्स हो जाता है, ठीक है, टी इनवर्स 2 हो जाता है, ठीक है। आई का आपका डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर, एल का आपका डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ का एल हो जाएगा, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपका कांस्टेंट वैल्यू है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको एल एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एल का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। एम उसके बाद आपका एल का पावर 0, ए का इनवर्स और टी इनवर्स 2, एम एल 0 टी इनवर्स 2 ए का पावर -1, ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 24 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सर्कुलर कोयल। कोई एक सर्कुलर कोयल है मान लेते हैं, इस प्रकार से बहुत नंबर ऑफ टर्न्स है, सर्कुलर कोयल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े पढ़े होंगे, जैसे जो सर्कुलर कोयल है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स रहता है तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मेंशन एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। उसके बाद 26 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा तो 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, क्या? 26 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लो रेंज फोर्स, ठीक है। लो रेंज फोर्स क्या है, तो लो रेंज फोर्स क्या होता है, जब भी कोई चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रहता है, मतलब जब फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो जो उस पर जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लो रेंज फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स ऑन एन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सही हो सकता है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये नहीं होगा आपका। फोर्स ऑन ए पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करता है तो उस पर जितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लोरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली लोरेंज फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया है तो यही हो जाएगा आपका। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेलोसिटी v पैरेलल टू b, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो ये सिंपल सा है, हमने
प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू भी क्रॉस बी, इतना फोर्स लगता है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या है, पैरेलल टू बी है, मतलब जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही आपका चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्रॉस बी करेंगे तो क्यू बी साइन थीटा आता है। और थीटा 0 है मतलब साइन का भी वैल्यू क्या होगा, 0। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए चार्ज q is moving the uniform magnetic field such that velocity v is perpendicular to the magnetic field। अभी बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो आपका बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बी भी, मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। दो पैरेलल कंडक्टर है जो सेम डायरेक्शन में करंट को कैरिंग कर रहा है, ठीक है, कैरी कर रहा है, सेम डायरेक्शन करंट को कैरी कर रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन सेम होता है दोनों वायर में तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। और जब इसमें करंट का, दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ द करंट थ्रू ए लूप ऑफ ए वायर इज ट्रिपल्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी बिकम, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई एक करंट लूप है, ठीक है, आपका कोई करंट लूप है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको अगर हम लोग ट्रिपल कर देते हैं, मतलब 3 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसी लूप का, करंट इनटू एरिया, आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है और उस लूप का कितना एरिया है। तो अगर करंट को 3 गुना कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका आपका होगा डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ गैलोमीटर। गैलोमीटर का क्या यूज है, तो गैलोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका एक नॉब लगा हुआ रहता है और ये डिफ्लेक्ट करता है। जब भी इसको सर्किट में जैसे इसको कनेक्ट कर दिया और सर्किट से जब भी करंट फ्लो करेगा तो ये आपका जो नीडल है इसका गैलोमीटर का वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो टू मेजर डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज पास थ्रू द सर्किट। तो ये डिफ्लेक्शन को मेजर करता है जब सर्किट से मेरा करंट पास करता है। तो ए नंबर हो जाएगा 31 पे, ठीक है। 31 नंबर कर लिए। 32 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या डायमेंशन होगा, तो अभी हम बताए थे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। आई का आपका डायमेंशन हो गया एम्पियर और ए आपका एरिया है, एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए आपका एरिया है, ठीक है। तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई के कोई यूनिट नहीं होता है, आर का आपका जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, एल का स्क्वायर हो गया। तो एरिया का आपका डायमेंशन क्या आ गया, एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए एल स्क्वायर इसका डायमेंशन आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए एल स्क्वायर, ठीक है। एम भी 0 है, टी भी 0 है, मतलब ये आपका टर्म नहीं है। तो ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, असाइनमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसी मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट पूछ रहा है। तो एम इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू ए। आई आपका करंट है, करंट का आपका जो यूनिट होगा वो एम्पियर और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बी नंबर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए लूप, क्लोज्ड लूप। सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। जैसे मान लेते हैं मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है, नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है और साउथ पोल में जाके इन करता है, ठीक है। ये आउटसाइड द मैग्नेट होता है। इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है, ठीक है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगा और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा और इस प्रकार से वो क्या करता है, क्लोज लूप फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्लोज लूप बनाता है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्लोज लूप नहीं बनाता है।
35 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन ए मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो ये आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को, पिछला वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या लगता है, जीरो लगता है ना, और इस पे टॉर्क लगता है, टॉर्क इस पे नॉन जीरो लगता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग कोई एक डाइपोल को मान लेते हैं, कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, ये एन हो गया, ये एस हो गया, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा, वो जीरो लगेगा, ठीक है। और इस पे जो टॉर्क लगेगा वो नॉन जीरो लगेगा, क्योंकि एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स आपका इधर लगेगा, जिसके कारण से क्या करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, इसीलिए नेट फोर्स आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए टॉर्क बट नो फोर्स, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका इस प्रकार से 35 जो मॉडल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है, और सारे कोई क्वेश्चन सॉल्व करे ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए उनका प्रिपरेशन अच्छा हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।